जय हिंद दोस्तों। हम अंधेरी नगरी और भारत दुर्दशा दो नाटकों को समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उनकी पीपीटी भी आप तक आ गई है। प्रिंटेबल नोट्स जैसे ही नाटक का जो पोर्शन है वो खत्म होगा, वैसे ही प्रिंटेबल नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। आज हम जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर चर्चा कर रहे हैं और जयशंकर प्रसाद का सबसे पहले जो प्रकाशित हमारे सिलेबस का है वो है स्कंदगुप्त, इसके बाद चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो हम अब इस पर चर्चा करते हैं। क्या है ये नाटक, देखिए। स्कंदगुप्त नाटक 1928 में ये प्रकाशित हुआ। स्कंदगुप्त गुप्त काल पर रचा गया और आपको बता दें कि जयशंकर प्रसाद ने मौर्य और गुप्त काल को सबसे ज्यादा लिया है। 1928 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद इनका एक नाटक और आता है चंद्रगुप्त। ये मौर्य साम्राज्य पर है, 1930 में प्रकाशित होता है। और इसके बाद आता है ध्रुव स्वामिनी। ये तीन हमारे सिलेबस में हैं। इनके बाकी के नाटकों को हम समझेंगे कि वो कब कब प्रकाशित हुए, उनका प्रतिपाद्य क्या है, लेकिन जो तीन हमारे सिलेबस में है वो यही है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में जो अंक हैं उनकी संख्या है 5। अंक कितने हैं? 5 अंकों का ये नाटक है। आपको बस इतना याद रखना है कि ये 5 अंकों का नाटक है। आपसे पूछ लेंगे इसमें अंक कितने हैं, 5 अंक हैं। इन सभी 5 अंकों में दृश्यों का जो संयोजन है वो किस प्रकार है? 7 दृश्य, फिर 7 दृश्य, फिर 6 दृश्य, फिर 7 दृश्य और फिर 6 दृश्य। ऐसे इनमें दृश्य हैं। मतलब अगर कुल दृश्य बताए जाएं तो 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 21 और 12 33, मतलब टोटल 33 दृश्य हैं। इसमें कितने दृश्य हैं? टोटल 33 दृश्य। अब चलते हैं इसकी कहानी पर। पहले हम इसकी कहानी समझेंगे, स्टोरी समझेंगे, उसके बाद इसके हम जो स्टेटमेंट हैं, जो कथन हैं, उन पर चलेंगे और भी जानकारी हम इसकी लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि 1928 में प्रकाशित हुआ। ये आप लोगों को पता ही होगा, आप पढ़ ही रहे होंगे। 5 अंकों का नाटक है। इस नाटक में पहले अंक में 5 दृश्य हैं, फिर 7 दृश्य हैं, 7 दृश्य हैं, फिर तीसरे में 6 हैं, चौथे में 7 हैं और फिर 6 हैं। इनको याद कैसे किया जाए? तो इनको याद करना है कि जो अंक तीसरा अंक और 5वां अंक दोनों विषम अंक हैं और विषम अंकों में दृश्यों की संख्या सम है। ऐसे आपको याद रखना है। विषम अंकों में जैसे तीसरा विषम अंक है और 5वां विषम अंक है और इनमें दृश्यों की संख्या सम है, मतलब 6 है। बस इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसकी कहानी क्या है। तो इसकी कहानी पर चर्चा करते हैं। इसकी कहानी के हमको ऐतिहासिक प्रमाण भी प्राप्त होते हैं, इसलिए इसमें कुछ पात्र ऐतिहासिक हैं और कुछ पात्र काल्पनिक हैं। अब कल्पना क्यों आती है? तो सीधी सी बात है कि जब भी किसी ऐतिहासिक वर्णन को हम कथा काव्य में लेके आते हैं या काव्य में लेके आते हैं तो हमें इतिहास का समायोजन करना ही पड़ता है। बिना कल्पना के समायोजन के हम उसको सही तरीके से नहीं समझ सकते। कहानी है इसकी गुप्त काल की। गुप्त काल की कहानी है। अब इस कहानी में है क्या कि एक राजा हैं जिनका नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, ये जो कुमारगुप्त हैं, इनका उल्लेख हमको कहां कहां से मिलता है? गौरतलब है कि इनका उल्लेख हमको मध्य प्रदेश से ही मिलता है। मध्य प्रदेश में मंदसौर शिलालेख और एक और है तुमुन शिलालेख। तुमुन शिलालेख ये कहां है? अशोकनगर में। इन दोनों से हमको कुमारगुप्त की जानकारी मिलती है और हमको मंदसौर शिलालेख से हमको ये भी जानकारी मिलती है
मंदसौर शिलालेख से हमको ये भी जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है मंदसौर शिलालेख से, कि भाई यहां पर जो मालवा के नरेश थे बंधु वर्मा, वो गुप्त काल के या गुप्त साम्राज्य के अधीन थे। और तुमन अभिलेख से हमको कुमारगुप्त की जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त को यहां पर शरदकालीन सूर्य कहा गया था, मतलब ये इतिहास सम्मत घटना है। कुमारगुप्त के 2 रानियां थी। इनकी कितनी रानियां थी? 2 रानियां हैं। ध्यान से समझना, एक कहानी है, यही याद रहेगी आपको, बाकी स्टेटमेंट तो आपको रटने पड़ेंगे, ये अगर समझ लोगे तो याद रहेगी। एक रानी थी देवकी, देवकी ये बड़ी रानी है, और एक रानी थी अनंत देवी, अनंता देवी ये छोटी रानी है। 2 रानियां हैं, एक है अनंता देवी और एक है देवकी। देवकी बड़ी रानी है, अनंता देवी छोटी रानी है। कुमारगुप्त को इसमें बिलासी प्रवृत्ति का बताया गया। कैसा बताया गया? बिलासी प्रवृत्ति का, क्योंकि अब इनकी उम्र हो गई है और जैसे जैसे ये उम्र के अंतिम पड़ाव पे जाते जा रहे हैं वैसे ये बिलासी होते जा रहे हैं। देवकी जो बड़ी रानी है ये धर्मात्मा टाइप हैं। ये कैसी हैं? धर्मात्मा हैं, धर्मात्मा हैं और नैतिक हैं। और इन्हीं का एक पुत्र है जिसका नाम है स्कंदगुप्त। हालांकि स्कंदगुप्त की माता का प्रमाण नहीं मिला जयशंकर प्रसाद को। अभी हम जब उनकी भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि उनको प्रमाण नहीं मिला। एक जगह प्रमाण मिला भी, लेकिन वो प्रमाण उपयुक्त नहीं था, इसलिए इनको हमने काल्पनिक चरित्र मान लिया। इनका जो नाम है वो काल्पनिक है। नाम कैसा है? काल्पनिक। नाम कैसा है? काल्पनिक है। मतलब इनका नाम हमको नहीं मिला कि वास्तव में देवकी था, इसलिए इनका नाम काल्पनिक रूप से देवकी बना लिया। ये स्कंदगुप्त की माता हैं, जिनके नाम पर ये नाटक का नाम रखा गया स्कंदगुप्त, उन्हीं की माता देवकी है। ये अनंता देवी ये षड्यंत्र से राज्य, जो गुप्त राज्य है, राज्य का राजा अपने पुत्र को बनाना चाहती हैं, अपने पुत्र को। और इनका पुत्र कौन है? तो इनके पुत्र का नाम है पुरगुप्त। पुरगुप्त इनके लड़के का नाम है। और पुरगुप्त भी बिलासी प्रवृत्ति का है। ये भी कैसा है? बिलासी प्रवृत्ति का है, पिता की तरह। ये नाटक के मुख्य सूत्रधार हैं। अच्छा, माइक से सही आवाज नहीं आ रही है क्या? एक बार और ट्राई करो। एक बार और ट्राई कर लो। ठीक है, तो ये भी बिलासी प्रवृत्ति का है पुरगुप्त, और वो इसी को राजा बनाना चाहती हैं। स्कंदगुप्त से वो षड्यंत्र करती हैं। ये इसके मुख्य पात्र हैं। अब उनके अन्य पात्रों पर भी चर्चा कर लेते हैं, फिर स्टोरी क्या है उसकी भी समझते हैं हम उसको भी। अब इसमें मालवा के कुछ पात्र हैं। मालवा के पात्र क्यों है? मालवा के पात्र क्योंकि उस समय स्कंदगुप्त जो हैं वो उज्जैनी के शासक थे, मतलब उज्जैनी के राज्यपाल जिन्हें बना दिया गया था। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा, जिनके पिता कुमारगुप्त हैं उनके द्वारा उज्जैनी का, अवंती का शासक बनाया गया था स्कंदगुप्त को। इसलिए मालवा के पात्र भी इसमें आते हैं। मालवा के पात्र कौन है? बंधु वर्मा। इनका उल्लेख हमको इतिहास में मिलता है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बंधु वर्मा राजा हैं मालव के। मालव के क्या हैं? ये राजा हैं बंधु वर्मा जी। बंधु वर्मा का ही हमको राजा के रूप में उल्लेख मिलता है। इनके पिता विश्ववर्मन
कि डेथ का समाचार मिलता है कि विश्ववर्मन की मृत्यु हो गई है और अब बंधु वर्मा को राजा बनाया गया, ऐसी जानकारी हमको मिलती है नाटक में। तो नाटक में हमको जानकारी क्या मिलती, नाटक में हमको विश्ववर्मा की मृत्यु और बंधु वर्मा का राजा होना, बंधु वर्मा का राजा होना बताया गया है। मतलब विश्ववर्मा की हमको कोई जानकारी नहीं मिलती, इतना मिलता है कि ये राजा थे, इनकी मृत्यु हो गई और बंधु वर्मा को राजा बना दिया गया। बंधु वर्मा पहले पात्र हैं। फिर इसके बाद आती है जयमाला। जयमाला, जयमाला भी काल्पनिक पात्र हैं, याद रखना है ना, काल्पनिक हैं ये भी। जयमाला है कौन, बंधु वर्मा की पत्नी है, बंधु वर्मा की पत्नी। इस हिसाब से इनको मालेश्वरी कहा जाता है। इस हिसाब से क्या कहा जाता है, इनको मालेश्वरी कहा जाता है। मालेश्वर कौन है, मालव देश के राजा बंधु वर्मा। मालेश्वरी कौन है, उनकी पत्नी जयमाला। इसके साथ ही तीसरा पात्र आता है भीम वर्मा। भीम वर्मा कौन है, तो बंधु वर्मा का भाई है, बंधु वर्मा का छोटा भाई है, बड़ा वीर योद्धा है जो अंत तक जीवित रहता है। बंधु वर्मा शहीद हो जाते हैं, वीरोचित मृत्यु इनको प्राप्त होती है। नंबर 4 है देवसेना। देवसेना ये कौन है भाई, तो ये बंधु वर्मा की बहन है, बंधु वर्मा की बहन है ना। तो ये बंधु वर्मा की बहन है और ये भी काल्पनिक पात्र हैं। ये कैसी पात्र हैं, काल्पनिक पात्र हैं। और आपको ये भी जानकारी रखना चाहिए कि ये प्रणय भावना रखती हैं। प्रणय भावना किसके प्रति, स्कंदगुप्त के प्रति। तो स्कंदगुप्त के प्रति इनकी प्रणय भावना रहती है। अब मालवा के ही कुछ और पात्र भी हैं, तो नंबर 5 पर हम उनको देख लेते हैं, वो है विजया। विजया कौन है, ये भी काल्पनिक है, ये भी कैसी है, काल्पनिक पात्र हैं। और ये भी प्रणय भावना रखती है स्कंदगुप्त के प्रति। और ये श्रेष्ठी की पुत्री है, किसकी पुत्री है, श्रेष्ठी की, श्रेष्ठी की पुत्री है। मतलब धन कुबेर की पुत्री है, जो मालवा के धन कुबेर थे उनकी पुत्री है। इसके पास बहुत पैसा है और ये बेहद सुंदर है। ये भी स्कंदगुप्त के प्रति आकर्षित होती है और प्रारंभ में स्कंदगुप्त इसी के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन इसकी जो नीच हरकतें हैं, मतलब देवसेना से प्रतियोगी रखना कि भाई कौन प्रेम करेगा, उसके चक्कर में ये भट्टार्क से प्रेम कर लेती है, भट्टार्क से संबंध बना लेती है। और फिर बाद में लास्ट में फिर स्कंदगुप्त की तरफ आती है और स्कंदगुप्त को विलास की ओर मोड़ने का प्रयास करती है। लेकिन स्कंदगुप्त ये सब छोड़ देते हैं, वो इनको मना कर देते हैं। तो ये मालवा के कुछ पात्र हैं। तो मालवा के पात्र आपने देखे, जिसमें से काल्पनिक पात्र लगभग जो स्त्रियां हैं वो काल्पनिक पात्र हैं, जैसे जयमाला, देवसेना, विजया, ये लगभग कैसी हैं, तो ये काल्पनिक पात्र हैं। देव की काल्पनिक नाम है, अनंता देवी वास्तविक नाम है। अब और कौन कौन है भाई इसमें पात्रों में, तो और पात्रों पर चलते हैं। और पात्रों में कौन कौन है, तो एक है भट्टार्क। भट्टार्क क्या है, तो भाई भट्टार्क महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत का मतलब है मुख्य सेनापति, कैप्टन। तो महाबलाधिकृत इनको बना दिया जाता है और ये षड्यंत्र से, ये षड्यंत्र में शामिल होता है। कौन के षड्यंत्र में, तो अभी अपन बात कर रहे थे कि षड्यंत्र से पुरुगुप्त को राजा बनाना चाहती थी अनंता देवी, उसमें ये शामिल होता है और स्कंदगुप्त को धोखा देता है। और इसी के धोखे के कारण स्कंदगुप्त मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं, लेकिन बाद में जीवित लौट आते हैं। एक कुभा नदी का, एक नदी आई है कुभा नदी, कुंभा नदी, कुंभा नहीं कुभा नदी, कुभा का बांध तोड़ देता है,
बांध तोड़ देता है, जिससे स्कंदगुप्त बह जाते हैं, पूरी सेना तितर बितर हो जाती है। इसी के कारण यह है भट्टारक, लेकिन बाद में इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। एक पात्र है कमला। कमला कौन है? तो ये भट्टारक की जननी है, भट्टारक की जननी है। कौन? कमला। ये भी काल्पनिक पात्र हैं, काल्पनिक पात्र हैं। और कौन है? तो पर्णदत्त। ये पहले महाबलाधिकृत रह चुके हैं, लेकिन अब वृद्ध हो गए हैं, ये पर्णदत्त हैं। एक और इसमें पात्र है चक्रपालित। चक्रपालित ये ये पर्णदत्त का लड़का है, ये राष्ट्रभक्त है चक्रपालित। और कौन है इसमें? धातुसेन। धातुसेन का ही दूसरा नाम है कुमारगुप्त, कुमारदास। ये भारत भ्रमण पर आए हैं, भारत भ्रमण पर, और ये बड़ा हंसोड़ टाइप के हैं, मजाकी टाइप के हैं, हास्य विनोद करते हैं, ये वो हैं। इसके बाद एक और आते हैं प्रपंच बुद्धि। प्रपंच बुद्धि ये बौद्ध हैं, बौद्ध कपालिक, कपालिक। और ये षड्यंत्र का मूलाधार रहता है, ये षड्यंत्र का मूलाधार है। बाद में इसको मार दिया जाता है प्रपंच बुद्धि को। एक और आते हैं खिंगिल। ये हुरुण आक्रमणकारी है, आपको पता है कि खिंगल स्कंद ध्रुव स्वामिनी में भी आता है। वहां पर खिंगल शक राज्य का क्या रहता है? दूत रहता है। यहां पर ये आक्रमणकारी के रूप में आया है। तो खिंगल दो जगह मिलता है, हमको इसको याद रखना है कि खिंगल ध्रुव स्वामिनी में भी आता है और यहां भी आता है खिंगल। ये इसके मुख्य मुख्य पात्र हैं जो मैंने बताया। बाकी छोटे पूरे पात्र जैसे पृथ्वीसेन है, वो कौन है? तो वो मंत्री हैं किसके? कुमारगुप्त के पर्सनल मंत्री। प्रतिहार हैं, दंडनायक हैं, मातगुप्त, इनको आप लिख लो मातृगुप्त। ये कालिदास हैं, कालिदास। और याद रखना कि इनकी एक प्रेमिका भी आई है, मालिनी। ये काल्पनिक पात्र है, ये प्रेमिका है कालिदास, मतलब मातृगुप्त की, लेकिन एक काल्पनिक पात्र है। ये इतने पात्र इसमें आए हैं। अब कहानी क्या चलती है? कहानी ऐसे चलती है, जो पहला अंक प्रारंभ होता है वो होता है अवंती के स्कंदावार से। अवंती के राज दरबार में स्कंदगुप्त बैठे हुए हैं और पर्णदत्त से चर्चा कर रहे हैं। पर्णदत्त मैं बता ही चुका हूं, पहले महाबलाधिकृत रहे हैं, लेकिन अब वृद्ध हो गए हैं। उनसे चर्चा कर रहे हैं और पर्णदत्त उनको ये समझा रहे हैं कि महाराज आप राज्य के प्रति उदासीन मत होइए, ऐसा समझाने का वो प्रयास कर रहे हैं। उसी समय चक्रपालित आ जाता है और चक्रपालित ये समझाता है कि महाराज आप उदासीन हैं, और उदासीन होने का कारण क्या है? उदासीन होने का कारण है गुप्त साम्राज्य में उत्तराधिकारी का स्पष्ट नियम ना होना। याद रखना कि PYQ है, पूछा गया था कि स्कंदगुप्त नाटक के बारे में असत्य कथन कौन है? गुप्त काल का स्पष्ट उत्तराधिकारी का नियम ना होना, ऐसा। तो ये नियम ना होना ये वास्तविक कथन है इस नाटक का। वो बताता है कि भाई महाराज उदासीन इसलिए हैं कि गुप्त काल में जो युवराज हैं उनका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि कैसे बनेंगे। इसी समय क्या होता है कि इसी समय एक दूत आता है। अपन इसको बोर्ड पर थोड़ा सा आकृतियां बना के समझते हैं, तब जाके समझ में आएगा। अवंती का स्कंदावार। स्कंदावार का मतलब एक तो वो मानते हैं हम जहां पर युद्ध की सामग्री रखी हुई है और योद्धा बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं। तो अवंती का स्कंदावार से प्रारंभ होता है और यहां पर पहला कथन स्कंदगुप्त का ही है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यहीं से प्रारंभ होता है। वो तो अभी आएगा तो मैं बता दूंगा। यहां से प्रारंभ होता है। यहां पर ये बैठे हुए हैं स्कंदगुप्त, ये स्कंदगुप्त हैं।
और यहीं पर एक वृद्ध व्यक्ति है जिसका नाम है पर्णदत्त, और यहीं पर कौन कौन है प्रारंभ में, तो यहीं पर है चक्र, चक्रपालित, इनको चक्र कहते हैं, और यहीं पर आता है दूत, दूत आता है। अब समझते हैं, देखो ये पर्णदत्त जो हैं वो महाराज को उदासीन होने के, उदासीनता से निकालने का प्रयास करते हैं। किसको? स्कंदगुप्त को। और चक्र ये बताता है कि गुप्त साम्राज्य में, गुप्त राज्य में उत्तराधिकारी का स्पष्ट नियम नहीं है। अब इसी समय क्या होता है, दूत आता है। दूत कहां से आता है भाई? तो ये दूत आता है मालव देश से। मालव देश, पहले मालव देश हमारा उज्जैन नहीं था, पहले मालव देश जो था वो मंदसौर वाला बेल्ट हुआ करता था, इसी को मालव देश कहते थे पहले। और वहीं पर यशोवर्मन ने इसको मालवा कहा था, जहां तक मुझे याद है, मालवा यहीं से जाना जाता है। तो ये मालव देश जो था वो हमारा, मालवा जो मेन माना जाता था वो माना जाता था धार, मंदसौर, रतलाम, नीमच, ये वाला जो बेल्ट था उसको मालवा कहा जाता था। दूत आया है, और ये दूत क्यों आया है मालव देश से? तो ये सहायता लेने आया है, सहायता मांगना। सहायता किसके लिए? सहायता हुरुण आक्रमणकारी, से सुरक्षा। और ये किसका दूत है भाई? तो ये बंधु वर्मा का दूत है। किसका है? बंधु वर्मा का, बंधु वर्मा का दूत है। तो ये महाराज से क्या लेने आया है? सहायता लेने आया है कि हुरुण आक्रमणकारी आ गए हैं। और आप में और मालव देश में एक संधि हुई थी आपके पूर्वजों में और मालव देश में कि जब भी विपदा आएगी तब भी हम रक्षा करेंगे, साथ में लड़ेंगे। अब स्कंदगुप्त दो तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ से क्या कि सौराष्ट्र गुजरात में भी आक्रमण चल रहा है शकों का, हुरुणों का, और यहां पर भी आक्रमण होने वाला है। अब महाराज स्कंदगुप्त जो हैं युवराज, इनको दो जगह का मोर्चा संभालना है। एक तो कहां का संभालना है? गुजरात सौराष्ट्र का, और एक संभालना है जो दूत आया है बंधु वर्मा मालव देश से, यहां से। तो अब स्कंदगुप्त क्या करते हैं कि स्कंदगुप्त जो दूत आया है इससे कहते हैं हम निष्फिक्र रहो, मैं आऊंगा। तो स्कंदगुप्त अपने कुछ सैनिक, 2, 4, 8, 10 सैनिक लेकर इनकी रक्षा के लिए चले जाते हैं, और बाकी सेना कहां भेज देते हैं? सौराष्ट्र में भेज देते हैं, और यहां बचा लेते हैं। किसको? इस देश को, मालव देश की रक्षा कर लेते हैं। और रक्षा जैसी होती है तो मालव देश अपना सम्राट किसको घोषित कर देता है? स्कंदगुप्त को। देवसेना को जो प्रणय निवेदन है, देवसेना को जो प्रेम है, जो आकर्षित है, वो यहीं होता है, और यहीं पर विजया भी इनसे आकर्षित हो जाती हैं। ये पहले अंक की मूलभूत घटना है। अब इसी के साथ साथ एक षड्यंत्र और चल रहा है। एक षड्यंत्र कहां चल रहा है? बिल्कुल पैरेलल कथा चल रही है, और वो चल रहा है कहां पर? कुसुमपुर में। कुसुमपुर मतलब गुप्त साम्राज्य की राजधानी। तो इसी के साथ साथ एक षड्यंत्र और चल रहा है, कुसुमपुर। कुसुमपुर ये क्या है? तो ये गुप्त साम्राज्य की राजधानी है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी। और इसमें यह षड्यंत्र चल रहा है कि महाराज को कैसे मारा जाए, मतलब कुमारगुप्त को। षड्यंत्र, क्या षड्यंत्र चल रहा है यहां पर कि कुमारगुप्त जो हैं उनको कैसे मारा जाए। अगर वो जिंदा रहे तो वो अपने जिंदा ही किसी को राजा बना जाएंगे, तो उनको मार दिया जाए। ये षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र में कौन कौन शामिल हैं? तो षड्यंत्र में शामिल कौन कौन है अब वो देख लीजिए। षड्यंत्र में शामिल हैं अनंता देवी, अनंता देवी, प्रपंच बुद्धि जो बौद्ध कपालिक है, भट्टार्क और सर्वनाग। सर्वनाग क्या है? अंतर्वेदी का विषयपति है। अंतर्वेदी का ये क्या है? विषयपति है। इसको शामिल कर लेते हैं। इसकी पत्नी का नाम है रामा, और रामा महादेवी
देवकी की अनुचरी हैं। तो ये षड्यंत्र में शामिल हैं। और षड्यंत्र क्या है? तो षड्यंत्र सीधा सीधा है कुमार गुप्त की हत्या, गुप्त की हत्या पहला काम, और दूसरा काम है देवकी की हत्या, देवकी की हत्या। ये दो काम हैं। तो दो कामों के लिए षड्यंत्र हुआ है, कुमार गुप्त की हत्या और देवकी की हत्या। और इस षड्यंत्र से ये क्या करते हैं कि कुमार गुप्त की हत्या कर देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और हत्या जब इनकी हो जाती है तो इनको देखकर पृथ्वीसेन, कौन है ये? तो ये मंत्री थे इनके, दंडनायक मतलब आज के जज, और प्रतिहार, ये आत्महत्या कर लेते। तीनों क्या कर लेते हैं? आत्महत्या, क्योंकि ये राज्य के सेवक थे। कुमार गुप्त का षड्यंत्र से मृत्यु कर देते हैं और ये आत्महत्या कर लेते हैं। फिर इनका अगला टारगेट है देवकी को अपहरण करके बंदी बनाना और फिर इसकी हत्या कर देना। अब ये क्या करते हैं कि देवकी को बंदी बनाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। षड्यंत्र का पता चल जाता है रामा को। तो यहां पर रामा सर्वनाग को बहुत धिक्कारती है, सर्वनाग को बहुत धिक्कारती है, लेकिन सर्वनाग का हृदय परिवर्तित तो होता है, लेकिन ये देवकी को क्या कर लेते हैं? बंदी बना लेते हैं। और बंदी बना के जब ये मारने को होते हैं तो उसी समय कौन आ जाते हैं? तो उसी समय स्कंदगुप्त आ जाते हैं, जो वहां से जीत के आए थे। स्कंदगुप्त आ जाते हैं और इन सबको बंदी बना लेते हैं। लेकिन अनंता देवी को, भट्टारक को छोड़ देते हैं, सर्वनाग को भी छोड़ देते हैं रामा के कारण। इनको वो क्षमादान दे देते हैं। क्यों? क्योंकि माता देवकी कहती हैं कि तुम्हारा आज राज्याभिषेक है कहां पर? अवंती में, और इनका रक्त नहीं गिरना चाहिए, इसलिए इनको सबको छोड़ देते हैं। प्रपंच बुद्धि और भट्टारक ये तब भी नहीं मानते। ये फिर अवंती में जाके, शमशान में जाके उग्र तारा की पूजा करते हैं और उसके लिए बलि देना है। बलि किसी राज परिवार से लगनी चाहिए। तो देवसेना को बहलाकर विजया ले जाती है, कहां तक? शमशान तक। और शमशान तक ले जाके छोड़ देती है। वहां पर मातृगुप्त जो है वो देवसेना को बचा लेता है, देवसेना को मातृगुप्त बचा लेता है और प्रपंच बुद्धि की हत्या कर देता है। तो प्रपंच बुद्धि की हत्या कौन करता है? मातृगुप्त कर देता है। इसलिए मातृगुप्त को क्या होता है कि मातृगुप्त को कश्मीर का कुमार अमात्य बना दिया जाता है, मतलब शासक बनाकर भेज दिया जाता है कश्मीर मातृगुप्त को। ये मातृगुप्त वही कालिदास हैं। आषाढ़ के एक दिन में भी मोहन राकेश ने इनको कश्मीर का शासक बताया, यहां भी बताया जा रहा है। मतलब कश्मीर से इनका कहीं ना कहीं कांटेक्ट रहा है, ये तो पक्की बात है। इतिहास में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हमको मिली होंगी। तो ये है दूसरे प्रपंच बुद्धि की हत्या हो जाती है, देवसेना बच जाती है, और इनको देवसेना बचाने के चक्कर में इनको स्कंदगुप्त क्या दे देते हैं? कश्मीर का शासन दे देते हैं। ये सब कुछ यही नहीं चलता। अब अनंता देवी भट्टारक को विजया मिल गई है, क्योंकि विजया इनकी गर्लफ्रेंड बन गई है भट्टारक की। लेकिन भट्टारक की जननी भट्टारक को जानती है और वो धिक्कारती है कि मेरी कोख में तुझ जैसा राक्षस कैसे जन्म ले लिया। सर्वनाग तो सुधर जाते हैं, इनको विषयपति बाद में बना दिया जाता है, लेकिन ये नहीं सुधरते हैं, भट्टारक और अनंता देवी और पुरगुप्त। तो पुरगुप्त तो किसी भी चीज में रहता ही नहीं है, वो तो दारू पी के, मदरा पी के डला रहता है। लेकिन तब भी ये षड्यंत्र वापस से करते हैं, और ये अब हूणों से क्या करते हैं? दोबारा से षड्यंत्र करते हैं, दोबारा से षड्यंत्र। और दोबारा से षड्यंत्र क्या होता है? दोबारा से षड्यंत्र होता है अनंता देवी और भट्टारक, विजया, ये आक्रमणकारियों से हाथ मिला लेते हैं। लेकिन इसी समय हाथ मिलाने के बाद ही विजया का हृदय परिवर्तन होता है, एचपी हो जाता है, और ये वापस से स्कंदगुप्त के पास जाना चाहती है। अब यहां पर क्या होता है? जब ये हाथ मिला लेते हैं तो युद्ध होता है, और युद्ध में भट्टारक क्या है? कुबा नदी का बांध तोड़ देता है,
और उसमें स्कंदगुप्त और उनकी सेना बह जाती है। सबको लगता है स्कंदगुप्त मर गए हैं। उसी समय स्कंदगुप्त जब मर जाते हैं तो देवकी की भी हत्या कर दी जाती है। चौथे अंक में देवकी की भी मृत्यु हो जाती है, उनकी समाधि बना दी जाती है। पर्णदत्त जो है, जो कभी महाबलाधिकृत हुआ करते थे, आज वो भीख मांग रहे हैं। देवसेना गाती है और वो भीख इकट्ठी करते हैं। भीख काय के लिए मांगते हैं? जो बच्चे बचे हुए हैं उन बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए भीख मांगते हैं। उसी समय टूटी फूटी अवस्था में स्कंदगुप्त आते हैं कमला की कोठी में। कमला कौन है? भट्टार की माता है। और वहां पर स्कंदगुप्त बिल्कुल उदासीन होते कि अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, अब हम कैसे जिए, कैसे सेना इकट्ठी करें। उसी समय इन सबकी मुलाकात होती है, सब मुलाकात करते हैं और स्कंदगुप्त देवसेना को प्रपोज करते हैं कि हम शादी कर लेते हैं और चुपचाप जंगल चलते हैं, अपन को कोई मतलब नहीं है राज प्रशासन से, अपन अपना जीवन जीते हैं। लेकिन देवसेना मना कर देती है और इसी पर स्कंदगुप्त अपनी माता की समाधि पर आजीवन कौमार व्रत ब्रह्मचर्य धारण करने का प्रतिज्ञा ले लेते हैं। इसी समय क्या होता है कि भट्टार का हृदय परिवर्तन हो जाता है और भट्टार अपनी क्षमा याचना करते हुए स्कंदगुप्त के पास आता है और वो कहता है कि अब मैं बदला लूंगा सबसे जिन्होंने षड्यंत्र मुझे शामिल किया था। और जब ये कब्र खोद रहा होता है, उस कब्र खोदने में इसको सोने का रत्न ग्रह मिलता है जो विजया के पिता का हुआ करता है। उससे सेना इकट्ठी करते हैं वापस से, और वापस से सेना इकट्ठी करके आक्रमणकारियों को खदेड़ डालते हैं। और खदेड़ने के बाद जब देवसेना और स्कंदगुप्त मिलते हैं तो देवसेना वहां से प्रस्थान करती है कि अब मैं जंगल की तरफ, अपने वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जा रही हूं। स्कंदगुप्त बाद में कहता है कि क्या जीवन मैंने पाया, हमेशा अकेला रहा, कोई मेरे साथ नहीं रहा, कोई मेरे हृदय से लगकर रोने वाला और हंसने वाला नहीं है। और वो देवसेना को भी जाने देता है। विजया आत्महत्या कर लेती है। तो ये सारी पूरी घटनाएं चलती हैं किस नाटक में? तो वो नाटक है स्कंदगुप्त। तो ये इसकी प्रमुख कहानी है जो मैंने आपको बताई। अब इसके मुख्य फैक्टों पर चलते हैं। हालांकि मैंने सारे फैक्ट तो आपको बता ही दिए हैं, अगर ये आपने ऐसे नोट कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो अब कर लेना। ये सारे फैक्ट हमने जान ही लिए हैं। अब चलते हैं हम आगे मूल नाटक पे आ जाते हैं। स्कंदगुप्त नाटक से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक का जो प्रकाशन है वो 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी तीनों ऐतिहासिक नाटक हैं और इन तीनों में ही भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग, मौर्य काल एवं गुप्त काल के आधार पर कथा बुनी गई है। यह कथा 5वीं शताब्दी के भारत से ली गई है। 5वीं शताब्दी की कथा है। कौन सी कथा है? 5वीं शताब्दी की, जो स्कंदगुप्त में ली गई है। आगे चलते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में पात्र, पुरुष पात्र में कौन कौन है? स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य, कुमारगुप्त मगध का सम्राट, मतलब गुप्त साम्राज्य के सम्राट थे। गोविंद गुप्त कुमारगुप्त का भाई छोटा, जो गुजरात में लड़ रहा है और ये बाद में बचते भी हैं कुमारगुप्त। पर्णदत्त मगध का महानायक, लेकिन अभी वृद्ध हो जाते हैं। चक्रपालित पर्णदत्त का लड़का था। बंधु वर्मा मालवा का राजा। भीम वर्मा बंधु वर्मा का भाई। मात्रगुप्त काव्यकर्ता कालिदास। प्रपंच बुद्धि बौद्ध कपालिक। सर्वनांग अंतर्वेद का विषयपति। कुमारदास या धातुसेन सिंगल का राजकुमार। पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र। भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत। पृथुसेन कुमार मंत्री, कुमार अमात्य, ये मंत्री हैं किसके? कुमार के। कुमार कौन है? मगध के सम्राट को कहा जाता था। खिंगिल ऋण आक्रमणकारी। मुदगल विदूषक है। प्रख्यात कीर्ति लंका राजकुल का श्रवण महाबोधि विहार करने आया था भारत में और धातुसेन ने भेजा था। ये इसके पुरुष पात्र हैं। अब स्त्री पात्रों पर चलते हैं। प्रतिहार दंड महानायक, नंदीग्राम का दंड नायक, प्रहरी, सैनिक इत्यादि ये सभी हैं। स्कंदगुप्त में स्त्री पात्र देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी और स्कंद की माता। अनंता देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी और पुरगुप्त की माता। जयमाला बंधु वर्मा की स्त्री, मालव की रानी। देवसेना बंधु वर्मा की बहन। विजया मालव के धन कुबेर की कन्या, श्रेष्ठ की कन्या। कमला भट्टार की जननी। रामा सर्वनांग की स्त्री। मालिनी मातृगुप्त की प्रणय सखी दासी इत्यादि। तो ये मैं सभी बता चुका हूं आपको। तो ये इसके पात्र हैं। अब चलते हैं। स्कंदगुप्त में कुल 5 अंक हैं और क्रमशः 7, 7, 6, 6 दृश्य हैं। तो इस दृश्यों को याद रखना, कुल 33 हो गए।
7 या 21, 33, कुल कितने हैं 33। यद्यपि इतिहास में कुमारगुप्त की बड़ी रानी का नाम का उल्लेख नहीं है, अतः प्रसाद जी ने अपनी कल्पना से बड़ी रानी का नाम देवकी रख दिया। मतलब देवकी जो पात्र है वो तो ऐतिहासिक है, लेकिन इनका नाम काल्पनिक है ना, क्योंकि बड़ी रानी तो थी लेकिन उनका नाम नहीं मिला, तो उन्होंने नाम देवकी रख दिया। प्रसाद ने अपनी कल्पना से बड़ी रानी का नाम देवकी रख दिया। स्कंदगुप्त नाटक में ऐसे पात्र और प्रसंग हैं जो काल्पनिक हैं। जो कैसे हैं? काल्पनिक। PYQ है, कई बार पूछे गए हैं काल्पनिक पात्रों को। तो काल्पनिक पात्रों में अधिकांश स्त्रियां ही हैं। स्कंदगुप्त नाटक के काल्पनिक पात्रों में खिंगिल जो हुरुण आक्रमणकारी है, प्रपंच बुद्धि, मुदगल जो विदूषक है, प्रख्यात कीर्ति ये पुरुष पात्र हैं जो काल्पनिक हैं, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालती ये सभी काल्पनिक पात्र हैं। तो इन पात्रों को याद रखना कि विजया, देवसेना, जयमाला, कमला, रामा, मालती। विजया कौन है? देवसेना और विजया दोनों प्रणय भावना स्कंदगुप्त के प्रति रखने वाली हैं। जयमाला बंधु वर्मा की पत्नी है, कमला भट्टार की माता है, रामा सर्वनांग की पत्नी है और मालती गर्लफ्रेंड है किनकी? कालिदास की प्रेमिका है। ये सभी स्त्री पात्र काल्पनिक हैं और देवकी नाम काल्पनिक है। पुरुष पात्रों में खिंगिल, प्रपंच बुद्धि, मुदगल और प्रख्यात कीर्ति कैसे हैं? काल्पनिक हैं। स्कंदगुप्त नाटक में काल्पनिक प्रसंग भी आए हैं जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मालवा द्वारा स्कंदगुप्त से सहायता मांगना एक काल्पनिक है। मालवा पर हुरुणों का आक्रमण ये भी काल्पनिक है। अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि एवं भट्टार के षड्यंत्र से जुड़े प्रसंग जैसे शमशान भूमि का प्रसंग। शमशान भूमि का जो अवंती में उग्र तारा की पूजा करते हैं, देवसेना की जहां बलि चढ़ाने को बोला जाता है, मैंने अभी बताया था आपको। कुंभा की रणभूमि में स्कंदगुप्त का लहरों में बह जाना, देवसेना और विजया का स्कंदगुप्त की ओर आकर्षित होना, मातृगुप्त और कालिदास का एक ही पात्र होना, मातृगुप्त और मालिनी का प्रेम प्रसंग आदि नाटक में कल्पना प्रसूत प्रसंग हैं। इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो कौन कौन सी चीजें कल्पना में हैं और कौन कौन सी चीजें हकीकत में हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब नाटकों में कथानक 3 प्रकार से लिया जाता है। एक कथानक होता है प्रख्यात जो फेमस होता है, ऐतिहासिक पात्रों का होता है। दूसरा कल्पना प्रसूत होता है। तीसरा होता है मिश्रित। मिश्रित कौन सा होता है? जिसमें कल्पना और इतिहास होता है। तो ये मिश्रित प्रकार का कथानक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्कंदगुप्त का कथानक कैसा है, तो कथानक का प्रकार है मिश्रित। मिश्रित किसे कहते हैं? तो मिश्रित कहते हैं जिसमें कल्पना और इतिहास मिला हो। जिसमें कल्पना और इतिहास मिला हो उस कथानक को मिश्रित कथानक कहते हैं। तो स्कंदगुप्त की कथानक कैसा है? मिश्रित है। अब आगे चलते हैं। अब नाटक के जो अंक हैं उनकी थोड़ी थोड़ी समरी देख लेते हैं, फिर स्टेटमेंटों पर चलते हैं। तो समरी पर चर्चा कर लेते हैं। समरी क्या है? देखिए, प्रथम अंक, पहला जो अंक है, गुप्त साम्राज्य के आंतरिक विद्रोह और सम्राट कुमारगुप्त के विलासपूर्ण जीवन के कारण गुप्त साम्राज्य की शांति और सुव्यवस्था अशांति में बदली हुई लगती है। पहले अंक यहीं से प्रारंभ होता है। प्रथम अंक में सम्राट कुमारगुप्त षड्यंत्र का शिकार होते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। तो प्रमुख घटना क्या है पहले अंक की? कि षड्यंत्र का शिकार होकर पहले ही अंक में कुमारगुप्त की मृत्यु हो जाती है। मैंने स्टोरी पीछे सुनाई है, बाद में और देख लेना एक बार इस वीडियो को, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। प्रथम अंक में ही साम्राज्य के परम शुभ चिंतक पृथुसेन, प्रतिहार और दंडनायक आत्महत्या कर लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, जब महाराज की मृत्यु बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये आत्महत्या कर लेते हैं महाराज की मृत्यु के कारण। कहां है? मैं अभी बताता हूं आपको। ये है, देखिए, प्रतिहारी आत्महत्या कर लेते हैं, पृथुसेन, दंडनायक और प्रतिहारी। क्यों? कुमारगुप्त की हत्या कर दी जाती है इस कारण से। तो पहले ही अंक में क्या होता है कि प्रथम अंक में ही साम्राज्य के परम शुभचिंतक पृथुसेन, प्रतिहारी और दंडनायक ये भी आत्महत्या कर लेते हैं और महाराज की मृत्यु हो जाती है। पहले अंक की मुख्य घटनाएं हैं। नाटक का दूसरा अंक, गुप्त साम्राज्य के अंदर ग्रह संघर्ष की प्रमुखता रहती है, षड्यंत्र चलता है। तृतीय अंक
तृतीय अंक में क्या होता है, स्कंदगुप्त को प्रपंच बुद्धि, भट्टार्क और विमाता अनंत देवी की षड्यंत्रपूर्ण योजना का सामना करना पड़ता है ना। इसी अंक में वो अपनी माता को छुड़ाएंगे। तृतीय अंक में ही स्कंदगुप्त और मातगुप्त द्वारा देवसेना की रक्षा की जाती है। मैंने बताया था कि मातगुप्त देवसेना की रक्षा करता है, प्रपंच बुद्धि की हत्या कर देता है, जिसके कारण इनको कहां भेज दिया जाता है, कश्मीर का शासक बना के। तृतीय अंक में ही पश्चिमोत्तरी सीमा की ओर से दुश्मनों का सामना, रण क्षेत्र में भट्टार्क का दुश्मनों से मिल जाना, स्कंदगुप्त का भट्टार्क को क्षमा कर देना, पुनः भट्टार्क के द्वारा स्कंदगुप्त के साथ विश्वासघात करना, स्कंदगुप्त की सेना को कुभा पार करते समय बांध काट देना आदि घटनाएं तीसरे अंक में ही वर्णित हैं। मैंने बताया था कि कुमार नदी का बांध तोड़ देता है जिसमें स्कंदगुप्त उनकी सेना बह जाती है, तीसरे अंक की घटना है। चतुर्थ अंक में क्या होता है, तो चतुर्थ अंक में स्कंदगुप्त का विपरीत परिस्थितियों से घिरा हुआ निस्सहाय और अकेला सा हो जाना, और चतुर्थ गुप्त अंक में ही स्कंदगुप्त की माता देवकी का देहांत हो जाता है, देवकी का देहांत हो जाता है। तो ये घटनाएं जो मुख्य हैं ये आपको याद रखनी है। चतुर्थ अंक में ही विजया का स्कंदगुप्त के प्रति पुनः आकर्षित होना, स्कंदगुप्त का देवसेना के प्रति आसक्त होकर हुणों से भयभीत देवसेना को सहायता करना, वर्णित करना, ये इसी में है। पांचवा अंक ये अंतिम अंक है और सैन्य संचालन में लीन भट्टार्क की अदम वीरता और सूझबूझ के कारण विपक्षियों के गढ़ का टूटना दिखाया गया। पांचवें अंक में प्रणदत्त के संयोग से स्कंदगुप्त को धनराशि की उपलब्धि होती है, सेना इकट्ठी होती है और भट्टार्क का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये आक्रमणकारी को भारत से खदेड़ देते हैं। यहां पर हो जाता है नाटक खत्म। ये प्रमुख घटनाएं जो थी वो मैंने नाटक की आपको बताई, पूरी कहानी बता दी। अब मुझे लगता है आपको कहानी याद हो जाएगी। इसी अंक में स्कंदगुप्त रण क्षेत्र में ही पुरगुप्त को रक्त से टीका लगाकर पारिवारिक कलह को समाप्त करते हुए उसे युवराज बना देता है। मतलब स्कंदगुप्त राज्य से उदासीन ही रहता है, युद्ध जीत जाता है, उसके बाद ही वो कहता है कि अगर मेरे परिवार में कलह रहा, क्योंकि अनंता देवी ने एक बार स्कंदगुप्त को पुत्र कहा था और वो कहते हैं कि अगर आपने मुझे पुत्र कहा तो आप मेरी माता ही हैं और आप चाहती हैं कि पुरगुप्त सम्राट बने, तो लो मैं इसको सम्राट बना देता हूं। अपने रक्त से उसको टीका बना लगाकर उसे युवराज बना देते हैं। इसी अंतिम अंक में सभी असत पात्र का हृदय परिवर्तन हो जाता है, स्कंदगुप्त के संयोगी हो जाते हैं। नाटक के अंत में स्कंदगुप्त के आंसू और करुणा उच्छ्वास से हो जाता है। लास्ट में वो तब वो जाती है तो उसको रोकता है, लेकिन वो कहता है कि मैं किस कठोर हृदय से आपको रोकूं, आप जाओ देवसेना को। और फिर अपना विलाप करता है कि मैं अकेला ही जीवन भर रहा, कोई हृदय से आलिंगन करके रोने वाला भी नहीं रहा। तो वो बस अपने आंसू और करुणा के उच्छ्वास से इसका अंत हो जाता है। इसका अंत कैसा है, तो प्रसादांत है। अंत कैसा है, इनके सभी कृतियों का जो अंत है वो प्रसादांत है। हम इसको ट्रेजेडी नहीं कह सकते, हालांकि है तो ट्रेजेडी, लेकिन हीरो मरा नहीं है इसलिए ट्रेजेडी के अंतर्गत नहीं आता। ना हीरोइन मरी ना हीरो मरा, दोनों रह गए लेकिन अलग हो गए हैं, इसलिए प्रसादांत है, ना सुखी ना दुख। अब चलते हैं भूमिका में स्कंदगुप्त की। और स्कंदगुप्त की भूमिका इस नाट्य रचना का आधार दो मंतव्यों पर स्थिर किया गया है जिनके संबंध में हमें कुछ कहना है। जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। पहला यह है कि उज्जैनी का पर दुख भंजक विक्रमादित्य गुप्त वंशी स्कंदगुप्त था। दूसरा यह है कि मातगुप्त ही दूसरा कालिदास था जिसने रघुवंशम काव्य बनाया। ये कौन कह रहे हैं, तो ये भूमिका में कहा जा रहा है, इसलिए प्रसाद कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं भैया, प्रसाद कह रहे हैं। इस बात को याद रखना कि इस नाटक को उन्होंने दो आधार पर चुना। पहला कि अवंती के जो पर दुख भंजक विक्रमादित्य थे वो गुप्त वंशी स्कंदगुप्त ही थे, और दूसरा मातगुप्त ही दूसरा कालिदास था जिसने रघुवंशम की रचना की। मातृगुप्त का कश्मीर का शासन और तोरमाड़ के समय तो निश्चित सा है, विक्रमादित्य के मरने पर उसका दिया हुआ कश्मीर राज छोड़ देता है और वही समय सिंघल के राजकुमार धातुसेन का निर्धारित होता है। इसलिए इस नाटक के धातुसेन भी एक पात्र हैं। बंधु वर्मा, चक्रपालित, प्रणदत्त, सर्वनांग, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगिल, प्रख्यात कीर्ति, भीम वर्मा, इसका शिलालेख कौशंबी में मिलता है। मतलब ये जो सभी नाम हैं ये ऐतिहासिक हैं और इनका उल्लेख कहां मिलता है, कौशंबी शिलालेख में मिलता है। इसलिए इनको हम क्या नहीं कह सकते, इनको हम
काल्पनिक नहीं कह सकते। गोविंद गुप्त कुमार गुप्त के छोटे भाई थे, ये सभी ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं। प्रपंच बुद्धि और मुद्गल कल्पित पात्र हैं, याद रखना, प्रपंच बुद्धि और मुद्गल कल्पित पात्र हैं। और स्त्री पात्रों में स्कंद की जननी देवकी का नाम पर चल रहा है कि देवकी का नाम तो नहीं मिला, ये भी स्कंद क्या है, तो ये भी कल्पित पात्र हैं। और स्त्रियों के नाम मैंने बताई दिए, जो कल्पित पात्र हैं वो सभी हैं, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। प्रथम अंक, प्रथम दृश्य, प्रारंभ कहां से हो रहा है, इसको याद रखना, उज्जैनी के गुप्त साम्राज्य का स्कंदावार, मतलब युद्ध शिविर, यहां से प्रारंभ होता है, प्रारंभ है नाटक। और ए PYQ है, ए PYQ है कि नाटक कहां से प्रारंभ होता है, तो नाटक यहीं से प्रारंभ होता है। और नाटक का पहला कथन, नाटक का पहला कथन, पहला कथन कौन कहता है, तो पहला कथन कह रहे हैं स्कंदगुप्त। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उसे बेगार कराती है। उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं। ये इसका पहला स्टेटमेंट है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। मादक मतलब नशीना, सारहीन मतलब इसका कोई सार नहीं निकला। अपने को ही नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उसे बेगार कराती है। मनुष्य अपने को ही नियामक समझने लगता है और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं, ये यहां से कहते हैं। प्रणदत्त कहते हैं युवराज की जय हो स्कंदगुप्त। आर प्रणदत्त का स्वागत करता हूं, सेनापति की क्या आज्ञा है। तो आर जो प्रणदत्त थे वो क्या रहे थे, महानायक रहे थे सेना के, लेकिन फिर वृद्ध हो जाते हैं तो वो हट जाते हैं पद से। प्रणदत्त, इस वृद्ध ने गरुड़ ध्वज लेकर आर चंद्रगुप्त की सेना का संचालन किया है। अब भी गुप्त साम्राज्य की नासिर सेना में उसी गरुड़ ध्वज की छाया में पवित्र छात्र धर्म का पालन करते हुए उसी के मान के लिए मर मिटूं यही कामना है। ये प्रणदत्त हैं, है ना। इन्होंने चंद्रगुप्त की सेना में भी सेना का संचालन किया है। अब बस इनकी ये है कि मैं युद्ध भूमि में शहीद हो जाऊं। स्कंदगुप्त आर्य, आपकी वीरता की लेखमाला छिपरा और सिंधु की लोल लहरियों से लिखी जाती है। शत्रु भी उस वीरता की सराहना करते हैं हुए सुने जाते हैं, तब भी संदेह। प्रणदत्त, संदेह दो बातों से है युवराज। अब यहां पर मुख्य बात आएगी जो उदासीन होने की है। वे कौन सी हैं? प्रणदत्त, अपने अधिकारों के प्रति आपकी उदासीनता और अयोध्या में नित्य नए परिवर्तन। तो याद रखना ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों? क्योंकि ये सत्य सत्य में आता है। तो कभी हम सोचते हैं कि राजा युवराज होकर उदासीन कैसे हो सकता है, लेकिन उदासीन थे, है ना। प्रणदत्त, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इतना स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। गुप्त साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया है, पर उस बोझ को उठाने के लिए गुप्त कुल के शासक प्रस्तुत नहीं है। ये प्रणदत्त कह रहे हैं कि जो राष्ट्रनीति होती है उसमें दर्शन का और कल्पना का कोई स्थान नहीं होता, है ना। तो आप कल्पनाओं में मत जिए, आप उनका जो भार है वो उठाइए। ये प्रणदत्त का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को रट डालिए, कभी भी पूछा जा सकता है। प्रणदत्त, आंधी आने से पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बनिया का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसी ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है? तो ये प्रणदत्त कहते हैं कि गुप्त साम्राज्य की दशा के लिए स्कंदगुप्त, क्या पुष्यमित्रों के युद्ध को देखकर वृद्ध सेनापति चकित हो रहे हैं? ये वृद्ध सेनापति कौन है? तो ये प्रणदत्त से ही बात चल रही है। युवराज, व्यंग ना कीजिए, केवल पुष्यमित्रों के युद्ध से ही इतिश्री ना हो समझिए, मिलेच्छों के भयानक आक्रमण के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए। चक्रपालित, अब आ गया है। चक्रपालित कौन है? प्रणदत्त का लड़का है। गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकारी नियम, ये जानकारी ये हमें कौन बताता है? चक्र बताता है। कौन बताता है? चक्र बताता है।
स्कंदगुप्त, आर प्रणदत्त क्षमा कीजिए, हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। चर, ये चर आया है। अब की बार पुष्यमित्रों का अंतिम प्रयत्न है, वे अपनी समस्त शक्ति संकलित करके बढ़ रहे हैं। नासिर सेना के नायक ने सहायता मांगी है। दसपुर से भी दूत आया है। दसपुर क्या है? मंदसौर, और यहीं पर मालवा नरेश हैं, बंधु वर्मा, और वहीं से दूत आया। भाई दूत को भेजा गया तो दूत कहता है कुशल आपके हाथ में है महाराज, विश्व वर्मा का शरीरांत हो गया है और नवीन नरेश महाराज बंधु वर्मा ने सा अभिवादन श्री चरणों में संदेश भेजा है। यही बात मैंने स्टोरी बताया था कि विश्व वर्मा का शरीरांत हो गया है, डेथ हो गई है, केवल इसकी जानकारी मिलती है हमको। और नए नरेश जब नाटक प्रारंभ होता है तो बंधु वर्मा को बना दिया जाता है और बंधु वर्मा एक निवेदन भेज रहे हैं। स्कंदगुप्त, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध नहीं है, किंतु शरणागत रक्षा भी छात्र धर्म है, तुम विश्राम करो, हम आपकी सहायता के लिए आएंगे, ये निश्चित कर दिया गया था। द्वितीय अंक, द्वितीय अंक कौन सा है? तो द्वितीय अंक है कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमारगुप्त और उनकी परिषद। ये यहां से स्टार्ट होता है, द्वितीय दृश्य है ये, पहले ही अंक का द्वितीय दृश्य है। और कुसुमपुर मतलब मगध, जो सम्राट हैं वो अपने राज मंदिर में बैठे हैं और कुमारगुप्त उनकी परिषद है, और उसी में धातुसेन बैठे हुए हैं जो श्रीलंका से आए हैं, वहां के राजकुमार हैं। परम भट्टारक, याद रखना, परम भट्टारक किसको कहा जाता है? राजा को। किसे कहा जाता है? राजा को। आपने भी स्वयं इतने विकट युद्ध किए हैं, मैंने तो समझा था राज सिंहासन पर बैठे बैठे राजदंड हिला देने से इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य स्थापित हो गया था, परंतु तो ये धातुसेन, मैंने कहा था धातुसेन हास्य विनोद करते हैं, ये हास्य विनोद का ही है, यहाँ पर हास्य विनोद चलता है। कुमारगुप्त हंसते हुए, तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं बसते क्यों धातुसेन? धातुसेन, यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था, और बंदरों में एक था सुग्रीव। अभी हंसी मजाक चल रहा है। कुमारगुप्त, तुम बाली की सेना में से बचे हुए हो। धातुसेन, परम भट्टारक की जय हो, बाली की सेना ना थी और वह युद्ध ना था, जब उसने लड्डू खाने वाले सुग्रीव निकल पड़े तब फिर। धातुसेन, सबसे बड़ी बात तो थी बाली के लिए उसकी तारा का मंत्रित्व। सुना है सम्राट, स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है, यहां से याद करना, इसलिए उन्हें राज्य के झंझटों से शीघ्र ही छुट्टी मिल गई। परम भट्टारक की दुहाई, एक स्त्री को आप मंत्री बना लें, बड़े बड़े दाढ़ी मूछ वाले मंत्रियों के बदले उसकी एकांत मंत्रणा कल्याणकारी होगी। तो ये बता रहे हैं मजाक मजाक में कि प्रभु सबसे बड़ी बात मंत्री, पता है बाली की क्या थी? कि तारा की मंत्रित्व था उसके पास, तारा मंत्री थी, तारा पत्नी है। स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है, इसलिए उन्हें राज झंझटों से शीघ्र छुट्टी मिल गई थी बाली को। तो आपसे भी हम कह रहे हैं कि महाराज एक स्त्री को मंत्री बना लो, बड़े दाढ़ी मूछ वाले मंत्रियों के बदले एक स्त्री की एकांत मंत्रणा कल्याणकारी होगी। धातुसेन, समझ में तो इतनी बात आ गई है कि लड़कल ले लेना ही एक प्रधान अस्तित्व है संसार में, इसी का बोलबाला है, इसको याद कर लें। धातुसेन के बहुत ज्यादा कथन पूछे जाते हैं। भट्टारक, नहीं तो क्या रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है? जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? यदि मांग कर मिल जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा? धातुसेन, ये बहुत प्रमुख है चाणक्य वाला, मजाक मजाक में कहता है, वह चाणक्य कुछ भांग पीता था, उसने लिखा है कि राजपुत्र भेड़िए हैं, इनसे पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। भूल गया उसके बदले उस ब्राह्मण को लिखना था कि राजा लोग ब्याह ही ना करें, क्यों? भेड़ियों से संतान उत्पन्न ही ना होगी। तो ये बड़ा व्यंग कसा गया है, हालांकि ये मजाक चल रहा है कुमारगुप्त की सभा में, और मजाक में ही बात हो रही है कि चाणक्य भांग पी के लिखते थे क्या? उन्होंने लिखा था राजपुत्र भेड़िए हैं, पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। और फिर वही कहते कि शायद है कि चाणक्य भूल गए थे, उन्हें बदले में उस ब्राह्मण को लिखना चाहिए था कि राजा लोग ब्याह ही ना करें क्योंकि भेड़िए से संतान उत्पन्न हो। अब इसी राज दरबार में कुमारगुप्त नर्तकियों को बुलाते हैं, गाना गवाते हैं, और वही गाना गव रहा है, ना छेड़ना उस अतीत स्मृति से खिंचे हुए बीन तार कोकिल, करुण रागनी तड़प उठेगी, सुना ना ऐसी पुकार कोयल। तो भाई इतना याद कर लेना,
ये कभी भी पूछ लेंगे कि किस नाटक से है। करुण रागनी तड़प उठेगी, सुना ना ऐसी पुकार कुकुल, हृदय धूल में मिला दिया है, उसे चरण चिन्ह सा किया, खिले फूल सब गिरा दिए हैं, अवना बसंती बहार कुकिल। ये नर्तकियां गा रही हैं, पहले ही अंक का गाना है। तृतीय दृश्य है, मतलब अंक पहला ही चल रहा है, उसी का तीसरा दृश्य है मात्रगुप्त। ये कई बार पूछा गया है किसने कहा है, तो ये मात्रगुप्त ने कहा है। कविता करना अनंत पुण्य फलों का, अनंत पुण्यों का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा में कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई, संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना, लक्ष्मी के लालों का भूभ्रंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या। ये काल्पनिक प्रशंसीय जीवन जो कि दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। तो कविता करना अनंत पुण्य का फल है। ये किसने कहा, तो मात्रगुप्त ने कहा था। इसको याद रखना, मात्रगुप्त वही कालिदास हैं। मात्रगुप्त वही तो मेरे मूर्ख हृदय का आहार है, कवित्व वर्णमय चित्र हैं जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करते हैं। अंधकार का आलोक से, असत का सत से, जड़ से चेतन से, बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है, कविता कराती है। ऐसा लगता है कि मात्रगुप्त के रूप में जयशंकर प्रसाद खुद ही इस बात को कह रहे हैं। जयशंकर प्रसाद खुद ही इस बात को कह रहे हैं। मुदगल विदूषक है, कॉमेडियन है, लेकिन इसने बहुत अच्छे कहीं कहीं कथन कहे हैं। मनुष्य पशु नहीं है क्योंकि उसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खता को छिपाना आता है, पापों पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना आता है, और बाग जाल की पास उसके पास है। इसको याद कर लेना कि मनुष्य पशु नहीं है क्योंकि उसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खता को छुपाना आता है, अपने पापों पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना आता है, और बाग जाल की फांस उसके पास है। तो यहां से आगे अब हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, इसका सेकंड पार्ट कल पढ़ेंगे। मैंने कल ही आपसे कहा था कि स्कंदगुप्त बड़ा नाटक है, चंद्रगुप्त भी बड़ा नाटक है, जिसमें हमको 2-3 पार्ट करने पड़ेंगे। तो आज हमने कहानी सुनी, कहानी के बाद हमने कुछ इसके फैक्टों पर चर्चा की, और मुझे लगता है कि इतनी अगर आपने क्लास पढ़ ली तो आपके फैक्ट तैयार हो जाएंगे और इसका कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। मिलते हैं कल यहाँ से आगे की चर्चा पर। अब स्टेटमेंट है, उनको समझेंगे और उन पर जो महत्वपूर्ण है उन पर टिक लगाएंगे। वैसे हालांकि मैंने सभी महत्वपूर्ण ही लिए हैं, तब भी मिलेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।